आज के इस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग किसको बोलेंगे? यदि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोगों को डिफाइन करना हो तो हम लोग कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो है किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का मान लेते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है। एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी वेक्टर है। तो हम लोग कहेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का, ये उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। किनके प्रोडक्ट के बराबर? तो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का होगा। और उसके बीच के जो एंगल्स बनेंगे, हम लोग जानते हैं कि इनके बीच का जो एंगल बनता है वो कोसाइन होता है। तो उनके बीच में जो एंगल है और जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा ये स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको डिफाइन करते हैं, कहेंगे क्या कि द स्केलर प्रोडक्ट of the two vectors a vector and b vector। दो वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of the magnitudes। किसका मैग्नीट्यूड? तो यही ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और किसका? तो हम लोग जानते हैं कि उसके बीच में जो एंगल बनता है, and the cosine angles between them। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कि कोई एक वेक्टर कंपोनेंट है, हम लोग कोई एक वेक्टर कंपोनेंट मान लिए। इसके बीच जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है। तो डेफिनेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो जाएगा कितना? तो ए डॉट बी कॉस थीटा। उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट्स है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आता है, उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग जानते हैं कि जो सम है या फिर जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है, चाहे हम लोग प्रोडक्ट के ऑर्डर को ही क्यों ना बदल दें। तो हम लोग इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी कॉस थीटा, जब बी का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाई ए कॉस थीटा। इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग इस तरीके से क्यों लिखें। अभी हमारे पास जो वेक्टर कंपोनेंट था, ये वेक्टर कंपोनेंट कुछ इस तरीके से है। दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट। इस वेक्टर कंपोनेंट में यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग थीटा बोले हैं। इस जगह पे जो वेक्टर कंपोनेंट हम लोग लिए हैं ये है ए वेक्टर, और यहाँ पे जो वेक्टर कंपोनेंट लिए ये था बी वेक्टर। तो यदि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा b cos थीटा पूरा। हम लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिचुएशन पे देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ये a का मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a। इतना तो पता चल रहा है हम लोगों को यहीं पे डेफिनेशन से। और b का कंपोनेंट है ना, तो b का कंपोनेंट है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, b, जो कहाँ पर है, a पे है ना, तो along a, ठीक है, along a वेक्टर। इस सिचुएशन में हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो डेफिनेशन पड़ा उस डेफिनेशन में हम लोग a वेक्टर और b वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी जो डॉट प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a डॉट b cos थीटा। अब हमारे पास और एक सिचुएशन इस पे भी है कि यदि ये जो वेक्टर कंपोनेंट है ये इस तरीके से ना होकर ऐसा होता, हम लोग इसको इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर a वेक्टर है और a वेक्टर का कंपोनेंट ले लेते हैं along b वेक्टर पे। यहाँ पर b वेक्टर है और ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग अभी क्या बोलेंगे, जैसे इसको b cos थीटा बोले थे तो उसी तरीके से इसको हम लोग कहेंगे a cos थीटा। उसी तरीके से यदि हमको डिफाइन करना हो इस बार इस चीज़ को, तो हम लोग कहेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो इसको लिखेंगे हम लोग उसी का जस्ट उल्टा लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे बताइए, तो कंपोनेंट हम लोग लिखने जा रहे हैं a, कहाँ पर है, तो b वेक्टर पे है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे हैं तो जो ये वेक्टर कंपोनेंट है इस वेक्टर कंपोनेंट का एक पार्टिकुलर मीनिंग बन जाता है। क्या मीनिंग बन जाता है कि जब कभी सिचुएशन ऐसा रहे कि आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, ये जो आई कैप इंटू आई कैप का डॉट प्रोडक्ट है ये जे कैप डॉट जे कैप के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है और इसका डॉट प्रोडक्ट के कैप डॉट के कैप के बराबर है। और ये जो है उस समय था व्हेन थीटा इज कितना, तो 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ऐसे केसेस में दोनों का जो सम, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये 1 इंटू 1, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो 1 इंटू 1, 0 डिग्री यानी कि cos 0 डिग्री लगाएंगे, 1 इंटू 1 cos 0 डिग्री का वैल्यू भी तो 1 ही होता है ना। ऐसे केसेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1। दूसरा सिचुएशन हमारे पास है, यदि ऐसा होता कि जो एंगल है ये यहाँ पे 0 डिग्री नहीं क्या रहता, तो 90 डिग्री होता, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग लिखते हैं 1 इंटू 1 cos 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। इसका मतलब उस सिचुएशन पे 0 होगा। तीसरा सिचुएशन हमारे पास है, ये तीसरा सिचुएशन क्या है कि यदि x, मतलब कि हमारे पास दो कंपोनेंट हमारे पास पहले से था, एक कंपोनेंट था a वेक्टर और एक कंपोनेंट था b वेक्टर। तो यदि हमारे पास a वेक्टर कुछ ऐसा हो जाए x1 i कैप प्लस
y1 j कैप प्लस k1 k कैप, सॉरी z1 ना, z1 k कैप। और b वेक्टर हम लोगों के पास ऐसा हो जाए x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ऐसा हो जाए। तो इनका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, अभी तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन देखना है, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर इंटू b वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप मल्टीप्लाई बाय x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, इतना होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप तो 1 हो गया, तो x1 इंटू x2 हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कभी हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों के पास यही 3 सिचुएशन देखा जा सकता है। सेम कंपोनेंट है, सेम स्केलर्स है, यदि उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 0 डिग्री पे तो 1 वैल्यू आएगा, 90 डिग्री पे तो 0 वैल्यू आएगा। और यदि हम लोगों के पास कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं तो उसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट का बात कि आखिर स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से होती है। जब स्केलर प्रोडक्ट के बात आया तो जितने भी स्केलर प्रोडक्ट्स हैं वो अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ हमेशा दिखाते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो हम लोग लिखेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है स्केलर प्रोडक्ट का, ये इसके डॉट प्रोडक्ट्स पे है जो कम्यूटेटिव लॉ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कि डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कैसे समझेंगे इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। यही चीज़ है ना जो कम्यूटेटिव लॉ पे बेस्ड है। इसको यदि हम लोगों को प्रूफ करना हो तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है ए बी कॉस थीटा, पता है हम लोगों को। ऑल्सो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, तो बी ए कॉस थीटा होगा। हम बी ए कॉस थीटा को ए बी कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो RHS है दोनों का इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आते हैं दूसरा सिचुएशन पे। कम्यूटेटिव लॉ के बाद हम लोग इसके कुछ स्क्वायर्ड लॉज के बारे में समझते हैं। स्क्वायर्ड लॉज क्या है कि डॉट प्रोडक्ट्स
ऑफ अ वेक्टर with itself gives the square of its magnitude। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है एक वेक्टर का उसी के साथ, जब एक वेक्टर को हम लोग उसी के साथ क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को उसी वेक्टर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। मतलब क्या, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ए वेक्टर एक वेक्टर है, इसको ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पे बात करेंगे तो, क्योंकि अभी देखिए सिचुएशन हमारे पास क्या है, ये तो था ए वेक्टर, अब ए वेक्टर ही दूसरा वेक्टर है तो ए वेक्टर तो यही होगा ना। इसका मतलब क्या कि जो थीटा है वो डेफिनेटली कितना है तो 0 डिग्री के बराबर है। तो ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए डॉट ए वेक्टर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं तो अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सिमिलरली यदि बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता तो हम लोग इसको क्या लिखते, तब ऐसे केसेस पे हम लोग लिखते हैं इसको बी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे जो बी होता, ये बी वेक्टर यहाँ है और इसी पे बी वेक्टर इम्प्लाई कर रहा है, कहेंगे ना, तो 0 डिग्री बनेगा। ऐसे केसेस पे भी थीटा 0 डिग्री हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। मतलब क्या समझ रहे हैं कि b का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तो सिचुएशन हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो स्केलर्स का है वो क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन कैसे दो वेक्टर, जो दोनों वेक्टर एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है ना। तो द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर्स which are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other is always 0। ये हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर हम लोग यहाँ लिए, एक वेक्टर कुछ ऐसा है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। यदि इन दोनों वेक्टर का अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच एंगल कितना 90। तो ए बी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा कितना होता है 0, लेकिन कब, जब वो दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। अब आ जाते हैं इसके लास्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर, मतलब कि द फोर्थ प्रॉपर्टी जो कोलिनियर के लिए है ना। तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कि दो वेक्टर जो है ये कोलिनियर होंगे। मतलब क्या, दैट इज एक्ट पैरेलल, दोनों कैसे काम करेंगे पैरेलल काम करेंगे, या फिर नॉन पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, नॉन पैरेलल नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे इसको एंटी पैरेलल कहेंगे, सॉरी एंटी पैरेलल। मतलब क्या, पैरेलल है तो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, एंटी पैरेलल है मतलब क्या, एक सीधा जा रहा होगा तो दूसरा अपोजिट जाएगा, एंटी पैरेलल है ना। तो दो वेक्टर कोलिनियर होगा
मतलब क्या कि या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा एक दूसरे का। कब? इफ द डॉट प्रोडक्ट, कि यदि जो डॉट प्रोडक्ट है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। कैसे हम लोग समझ सकते हैं? चलिए इसको समझते हैं। आसानी से समझा जा सकता है। एक सिचुएशन हमारे पास ऐसा होगा कि कोलिनियर ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर भी इसी पे लाई कर रहा है, तभी तो हम लोग कोलिनियर कहेंगे ना। कोलिनियर लाइन के बारे में तो आप पहले से जानते हो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का इस सिचुएशन पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा? ए मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। मतलब क्या बोलेंगे? तो सिंपली इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो इस समय ये पैरेलल है ना, या फिर कोलिनियर है। कभी कभी ये एंटी पैरेलल होते हैं, है ना। एंटी पैरेलल कब होंगे? एंटी पैरेलल होगा ऐसा कि सपोज दैट बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ए वेक्टर इधर जा रहा है और यहीं पे बी वेक्टर जो है यहाँ पर इधर जा रहा है, ऐसा हो सकता है। ऐसे केसेस पर जो थीटा एंगल होगा ये कितना होगा? आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री का। तो जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, और यहाँ हो जाएगा cos 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -AB। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो -AB है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। मतलब कि हमारे पास दो सिचुएशन है। एक तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 था तो दोनों क्या थे? पैरेलल थे। जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे? तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक बटन को दबाना ज़रूर है।